हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज का जो ये लेक्चर है डैट इज़ योर फार्मर्स प्रोटेस्ट। यस, फार्मर प्रोटेस्ट जो पूरे भारत में पूरे एजिटेशन से, फुल एग्रेशन से हो रहा है। केंद्र सरकार की जो प्रपोजल है उसको रद्द कर दिया है। फार्मर्स के जो यूनियन जो लीडर्स हैं, जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उसके यूनियन लीडर है और बहुत सारे जो लीडर्स हैं फार्मर्स के, उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। आखिर क्यों रिजेक्ट किया है? आखिर उनकी मांग क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इतनी वार्तालाप क्यों है? आखिर क्यों केंद्र सरकार बीच के एक सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रही है जो कि फार्मर्स के हित में हो? हम सब जानते हैं कि जो फार्मर्स है उनका इस देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण रोल है और ये टॉपिक एक आम मुद्दे के साथ साथ आपके जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का एक मुद्दा है, विशेष मुद्दा है। आखिर इस प्रोटेस्ट का MS स्वामीनाथन कमीशन या उनकी जो रिपोर्ट है 2006 में जो आई थी उससे उसका क्या लेना देना है, वो इस चर्चा में, इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट है, अगर रिसेंट की न्यूज़ देखें तो 4th राउंड भी ख़त्म हो चुका है, फेल हो चुका है। केंद्र सरकार, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने प्रपोजल रखा था कि 3 क्रॉप्स जो आपकी मेज़ है, कॉटन है और आपकी पल्सेस है, उनके लिए वो MSP देने को तैयार थी। किसानों के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा था 5 सालों का, लेकिन किसान जो आपका संयुक्त किसान मोर्चा है जो 2020 में ही आपके सामने आया था, उसने ये, उनके यूनियन लीडर ने ये मना कर दिया है कि ये किसानों के हित में नहीं है। पूरे भारत के किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए MSP को लीगल करने के बाद, वो इस प्रपोजल से नहीं मिलने वाला है। और उनकी मांगे क्या क्या हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में देखें। अगर MSP लीगल गारंटी की बात किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो प्राइस होता है जो वेरियस क्रॉप्स, करंटली देखा जाए तो 23 क्रॉप्स का निर्धारण सरकार करती है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर्स का जो है क्रॉप्स बिकेगी, मार्केट में खरीदी जाएगी सरकार के द्वारा और प्राइवेट एंटिटीज जो निजी कंपनी है उनके द्वारा खरीदी जाएगी। लेकिन इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर्स जो कैलकुलेशन है उससे खुश नहीं है, वो लीगल नहीं है, उससे खुश नहीं है। तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण और पहली जो मांग है वो यही है कि MSP को लीगलाइज्ड किया जाए और सभी क्रॉप्स के लिए कर दिया जाए। पहली शर्त उनकी ये है, मांग ये है। दूसरी अगर मुख्य मांगे देखें तो वो क्या क्या है, जैसे कि जितना लोन है उसे माफ़ कर दिया जाना चाहिए और इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए। 60 साल के बाद किसानों को 10,000 जो है वो पेंशन के रूप में देना चाहिए। और जो लखीमपुर खेरी वायलेंस हुआ था 2021 में, उसमें जितने भी कॉन्स्पेरेसीज थे उसको पनिशमेंट, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको सॉल्व करना है। तो ये तमाम जो है ये मांगे हैं, लेकिन उन सब में महत्वपूर्ण जो है, जो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, वो है आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, आखिर ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सरकार दे रही है, जो कैलकुलेट कर रही है MSP, वो कैलकुलेशन C2 प्राइस पे नहीं हो रही है। फार्मर्स का कहना है कि जो स्वामीनाथन कमीशन है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, वो 2006 में जो बात हुई थी, रिकमेंडेशन दिया था, वो दिया था C2 + 50%। यानी कि जब हम किसी भी क्रॉप का MSP निकालेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तो होगा, वो उसको कंप्रिहेंसिव कॉस्ट और प्लस उसका 50% पे कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार कर रही है वो C2 की जगह A2 + FL, उसकी आधार पर इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो समझने की बात है, आखिर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो C2 है, जो आपकी A2 है, FL है, ये आखिर है क्या? जबकि दूसरी तरफ सरकार ये मानने को ही नहीं तैयार है कि स्वामीनाथन ने ऐसा कुछ भी कहा था अपनी रिपोर्ट में। तो देखिए, जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, इसको स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जो हमारे MS स्वामीनाथन हैं, जो एग्रो आपके साइंटिस्ट रह चुके हैं, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के भी करदाता जो है फादर रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा था, वो उन्होंने इसको चेयर किया था, हेडिंग किया था और उन्होंने 2006 में, देखा जाए तो उन्होंने 4 से 5 रिपोर्ट दी है, लेकिन जो उनकी फाइनल रिपोर्ट थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2006 में प्रस्तुत हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई MSP को जब हम तय कर देंगे तो 50% मोर देन द वेटेड
एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट रेफर्स टू C2 प्लस 50% होना चाहिए, ऐसा करके MSP निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो दे डिनाइड एब्सोल्युटली, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था दैट वाज नॉट C2 बल्कि वो A2 प्लस FL है। ठीक है, अब इस मतभेद में, इस आर्ग्यूमेंट में ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फार्मर्स का कहना है कि भाई वो C2 प्लस 50% होना चाहिए। ठीक है, अब जो आपके स्वामीनाथन है, थोड़ा सा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें। जैसे मैंने आपको बताया ही है, इनका स्वर्गवास हो चुका है, 28 सितंबर 2023 में हो गया है। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहलाए गए हैं। ये बहुत बड़े आपके एग्रो जो कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं। ये काफ़ी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड रहे हैं और इन्होंने अभी 2006 में MSP पे बहुत बड़ी एक रिपोर्ट दी थी। जो पूरा मुद्दा आज फार्मर्स प्रोटेस्ट का है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि लीगल के साथ साथ जो उसका कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला है वो अपनाना चाहिए जो आपका MS स्वामीनाथन रिपोर्ट में था। ठीक है, तो एक ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी अगर हम देखें तो MSP कैसे लागू होती है, सरकार फिक्स करती है। ठीक है, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। होता क्या है, सरकार फिक्स करती है MSP ऑफ वेरियस क्रॉप्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, दिस एंटिटी CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। ये जब SAP आपका रिकमेंडेशन देती है केंद्र सरकार को तो बहुत सारे मेजरमेंट्स लेती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत करती है सो डैट MSP निर्धारित हो सके। ठीक है, जब SAP जो है आपका ये जो कमीशन है, जब ये रिकमेंड करती है MSP तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ही फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 3 कॉस्ट पे, लागत पे बेस्ड है, A2FL और आपका C2। अब A2 क्या होता है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है फार्मर्स के, जब किसी भी क्रॉप का, किसी भी कृषि का जब उत्पादन होता है तो उसमें जितने भी सीधे रूप से जो आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उनकी जो लागत है उसे आप A2 के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि आपका पेस्टिसाइड है, आपका फर्टिलाइज़र है, आपका लेबर है, आपके बीज है एंड सो ऑन। A2 प्लस FL क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द अनपेड फैमिली लेबर दैट इज कंसिडर्ड एज FL। ठीक है, तो ये आपका अनपेड वैल्यू है, ये कंसिडर किया जाता है। C2 क्या होता है, C2 के अंदर आपका A2 प्लस FL दोनों आते हैं, प्लस वो कैपिटल आता है जो आपका रेंटल वैल्यू, अगर आप कोई किसान अपने सोर्सेज, अपने लैंड पे अगर वो फार्मिंग करता है तो वो एक कंप्रोमाइज़ कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो भी आपका इसमें कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कॉस्ट विच इंक्लूड्स A2 प्लस FL कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड प्लस इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड। अगर वो रेंट पे है तो जो रेंट पे किया जा रहा है डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट, तो वो भी आपके C2 के अंदर आ जाएगा। तो ये आपकी 3 लागत है। जो आपका C2 है उसमें प्रेजेंटली करंटली देखा जाए तो C2 को कंसीडर नहीं करके A2 प्लस FL 2018 में अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि भाई हम A2 FL जो है उसका 1.5 गुना ज़्यादा यानी 50% देंगे, और वो बाद में जाके लागू भी हुआ। तो इसीलिए इस कॉस्ट का 50% वो पे कर रहे हैं और इसी को मान के कह रहे हैं कि हाँ हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी उसको फॉलो किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स का कहना है दैट वाज नॉट A2 प्लस FL, दैट वाज C2 जिसके अंदर ये दोनों लागत भी है प्लस रेंटल वैल्यू जो है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा रहा। जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो उसको लीगली कर देना है, यानी कि उसको प्रतिबंध कर देना है, उसको लीगल गारंटी दे
देना है परमानेंटली, ये एक फार्मर्स का मुख्य रूप से जो एजिटेशन का मुद्दा है, वो ये सबसे बड़ी डिमांड यही है और इसी को असमर्थ है केंद्र सरकार करने में। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? जो सरकार परचेज करती है, जो क्रॉप्स जिस मिनिमम प्राइस पे परचेज करती है फार्मर से, दैट इज नोन एज एमएसपी। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दीज रेट्स ईच सीजन टू गारंटी फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स, प्रमोटिंग इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। देखो, गारंटी कर रही है बट लीगल नहीं कर रही। और वहीं पे इनका एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का कौन करता है? जो जितनी निजी कंपनी होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर के प्रोड्यूसर्स होते हैं, समवेयर दे एक्सप्लॉयट फार्मर्स। और इसी के चलते काफ़ी फार्मर्स के सुसाइड केस भी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, ये सीज़न से पहले होता है, सीज़न के बाद होता है, इस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। एमएसपी निर्धारित कौन करता है, किसकी रिकमेंडेशन पर निर्धारित होता है, ये आ चुका है। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस पेपर देखेंगे, स्टेट पीसीएस के देखेंगे, तो इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। उसके बाद एमएसपी में जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी कवर्ड है? खरीफ क्रॉप्स कवर्ड है, जिसके अंदर आपका पैडी, जवार, बाजरा, रगी, मेज़, अरहर, ये सारी दालें, आपके पल्सेस हैं, उसके अंदर ऑयल सीड्स भी, ऑयल भी हैं। आपके रबी क्रॉप्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि चने की दाल है, मसूर है, रेप सीड है और गेहूँ है एंड सो ऑन। और एडिशनली इन दोनों क्रॉप्स के अलावा भी कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स भी है, जैसे कि कोपरा है, डीहस्ट कोकोनट है, जूट है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी एमएसपी के अंदर सम्मिलित है। तो कुल मिला के अभी प्रेजेंट में 23 क्रॉप्स हैं जो एमएसपी में इंक्लूडेड है। हु सेट्स द रेट ऑफ एमएसपी? एमएसपी को कौन इसके रेट्स को सेट करता है? ये पहले भी था पहले की स्लाइड में, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने यहाँ मेंशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। यस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सजेस्ट एमएसपी फॉर स्पेसिफिक क्रॉप। तो ये एक स्पेसिफिक जो है ये अपनी रिकमेंडेशन देता है। अब की डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी जो सरकार तय करती है वो 1.5 गुना दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिसमें A2+FL को कंसीडर कर रही है, जबकि स्वामीनाथन का जो सजेशन था वो था CO2 शुड बी बेस्ड ऑन C2, प्रपोजिंग दी C2+50% फार्मूला फॉर सेटिंग MSP। तो देखो, अगर इस तरीके से कुछ क्रॉप्स ली हैं मैंने, ये 2018 का डेटा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये सारा है। उसके बाद ये A2 है सिर्फ, ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है। FL की बात किया जाए तो ये आपकी A2+FL, ये दोनों मिलाकर इतनी आपकी कॉस्ट पड़ती है। C2 देखो, आप खुद ही देखिए, ये C2 इज़ मोर देन A2+FL, क्योंकि इसके अंदर रेंटल भी आ गया, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, अगर इस वैल्यू का 50% सरकार देती है और इसका 50% सरकार देती है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैलकुलेशन ब्रॉडली, है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है फार्मर्स को बेनिफिट है, इसमें नहीं है। तो यही एक मुद्दा है मेजर जो बना हुआ है। मैंने कोशिश की थी इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम फार्मर्स की सुसाइड की बात करें, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसने अपनी, ये हर साल अपनी रिपोर्ट निकालता है। 2022 की एनुअल रिपोर्ट देखें तो 154 डेली जो फार्मर्स और डेली वेजेस लेबरर्स है वो हर रोज़ मरता है भारत में, ठीक है। और ऑन एवरेज लेके देखो, अभी रिसेंट का डेटा था कि 30 फार्मर्स एवरेजली डेली मरता है, डेली सुसाइड करता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है उसको MSP उसको उतना नहीं मिलना जितना उसको मिलना चाहिए। फैमिली प्रेशर है, उस पर इतना लोन हो जाता है क्योंकि उसकी खुद की लैंड ही नहीं है। सबसे गंभीर, सबसे बड़ा जो चैलेंज है भारत के अंदर, जो हमारे फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे मार्जिनल संख्या में ज़्यादा हैं। वो जिस लैंड पे खेती कर रहे हैं वो उनकी खुद की लैंड है ही नहीं, जो मेजर आपका कॉस्ट पड़ जाता है। दूसरा, प्रोडक्शन करने के लिए दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो वो लोन लेते हैं बड़े बड़े ज़मींदारों से, उसे सही टाइम पे वो चुका नहीं पाते हैं, जिस पे उन पे कर्जा हो जाता है, एंड एंड ऑफ द डे दे कमिट सुसाइड। और अगर हम मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के सुसाइडल केसेस देखें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में मेजॉरिटी रूप से देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, फार्मर्स दे आर कंसिडर्ड एज अन्नदाता, एज सेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
तो ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सॉल्व होना चाहिए। और इसी में ही हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से भी हमें एक फॉरेन एक्सचेंज में हमें सपोर्ट मिलेगा। और अभी तक बस इस लेक्चर में यही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I would be encouraged to bring more videos for you guys. Thank you.